शुरुआत कर लेते हैं आज के न्यूज पंच का। सबसे पहले बात करेंगे वक्फ को लेकर, क्योंकि आज का दिन संसद के लिहाज से काफी अहम रहेगा। हर किसी की नजर रहेगी लोकसभा के आज के सत्र पर, क्योंकि आज संसद की लोकसभा में पेश किया जाएगा वक्फ संशोधित बिल, जिसका विरोध विपक्ष लगातार कर रहा है। विपक्षी दलों का मानना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दखल को बढ़ावा देगा और इससे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर भी असर पड़ सकता है। तो वहीं सरकार इसे पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बता रही है। आज 12 बजे इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिस पर 8 घंटे चर्चा होगी और चर्चा के बाद होगी वोटिंग। हालांकि बजट सत्र में अब केवल 3 दिन ही बचे हैं और इस बिल को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब लोकसभा में और राज्यसभा में नंबर गेम क्या है, कौन कितने बहुमत में है, वो विस्तार से आपको बताते हैं। जहां अगर नंबर गेम की बात की जाए तो संसद के नंबर गेम में खासतौर पर लोकसभा की अगर हम बात करें, जहां पर आज इस बिल को पेश हो रहा है, तो 542 कुल सदस्य हैं, जिसमें से 272 बहुमत के लिए जरूरी है। और उसके बाद में बहुमत, और ये तो बात रही कुल सदस्य की, लेकिन 293 सांसद जो है वो एनडीए के हैं। विपक्ष के पास में 235 सांसद हैं और इसके साथ ही 17 सांसद जो हैं वो अन्य दल के हैं। तो ऐसे में यानी कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो बहुमत का जो आंकड़ा है वो इस वक्त एनडीए के पास में है, यानी कि इस बिल को पास करने में कोई ज्यादा मुश्किलें आज नहीं होने वाली। लेकिन हालांकि चर्चा के लिए 8 घंटे का समय जरूर दिया गया है। लोकसभा में 8 घंटे चर्चा होगी और जैसा कि किरण रिजिजू ने भी कहा कि हम विपक्ष के द्वारा उठाए गए हर एक तर्क का जवाब देंगे, जो भी सवाल होगा उसका जवाब दिया जाएगा आज, और सारी बातें वहां पर रखी जाएंगी बिंदुवार। इसके साथ ही ये तो बात रही लोकसभा की। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा की भी बात कर लेते हैं। राज्यसभा की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा में एनडीए का नंबर गेम किस तरीके से है। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है, टीडीपी के पास में आपको बता दें, और साथ ही आरएलडी के पास 2 सीटें हैं, अपना दल सोनेलाल के पास 1 सीट है, एचएमएस के पास में सीटें हैं, और साथ ही टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, जेडीयू के पास में 12 सीटें हैं, शिवसेना शिंदे गुट की जो है 7 सीटें हैं, जेडीएस के पास 2 सीटें हैं और जीएसपी के पास भी 2 सीटें हैं। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 293 सांसद इस वक्त जेडीयू के माफ कीजिएगा एनडीए के हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बहुमत का आंकड़ा है वो बहुत आसानी से लोकसभा के अंदर है। लेकिन साथ ही अगर राज्यसभा के नंबर गेम पर अगर हम नजर डालें तो उसमें भी कोई ज्यादा मुश्किलें एनडीए को नहीं होंगी राज्यसभा में, क्योंकि कुल सदस्य 236 है और बहुमत के लिए मात्र 119 चाहिए, जिसमें से एनडीए के पास में 121 का जो ये आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा जिसे भी हम कह सकते हैं, वो उसके पास में है। साथ ही विपक्ष के पास 85 सांसद है और अन्य के पास में 30 सांसद, यानी कि चर्चा होगी राज्यसभा में और चर्चा के बाद वोटिंग में भी बहुमत का आंकड़ा जो है वो एनडीए के पास में है, यानी कि पास कराने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली नहीं है। संभावनाएं है कि आसानी से पारित हो जाएगा। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल इस बिल को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। इस बिल का विरोध लगातार किया जा रहा है और ऐसे में आखिर किन किन बातों को लेकर विरोध हो रहा है और इस बिल से क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल संपत्ति दान करने के लिए 5 साल का इस्लाम जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान कर रहा है तो उसके पास में 5 साल का उसके पास इस्लाम जरूरी है, 5 साल का वो इस्लाम में हो। इसके साथ ही अपने नाम की रजिस्टर्ड जमीन ही आप दान कर सकते हैं, ये भी इसमें प्रावधान रखा गया, यानी कि अगर कोई जमीन आपके नाम पर है तो आप सिर्फ उसी जमीन को ही दान कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाएं जिनको अभी तक उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता था, वो भी अब जमीन की उत्तराधिकारी होंगी। साथ ही जमीन का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जो भी जमीन है उसको किसने दिया, कब दिया, वो जमीन किसकी थी, इससे के रखरखाव में कितना पैसा जा रहा है, इससे कमाई कितनी है, तमाम चीजें पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। सरकारी संपत्ति पर भी वक्फ का अधिकार नहीं होगा। इसके साथ ही अगर किसी भी सरकारी संपत्ति पर वक्फ अपना दावा करता है तो उसकी जांच जिला कलेक्टर की तरफ से की जाएगी, उस जिला कलेक्टर के पास में ये अधिकार है। इसके अलावा बोर्ड की अगर हम बात करें तो बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल करने का प्रावधान इस बिल में रखा गया है, इस बदलाव में। और साथ ही शिया सुन्नी के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड, यानी कि जो मुस्लिम अलग अलग समुदाय हैं, दोनों समुदायों के लिए अलग अलग बोर्ड की बात कही गई। बोर्ड के फैसले के खिलाफ 90 दिन में आप अपील कर सकते हैं। हालांकि ये प्रावधान पहले नहीं था, बोर्ड का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता था, लेकिन अब इसको बदला जाएगा। खातों के ऑडिट का जो अधिकार है वो सरकार के भी पास में भी होगा, यानी कि वक्फ बोर्ड के जो खाते हैं उनका सरकार जो है वो ऑडिट करा सकती है। वक्फ को सरकार को सारी जानकारी जो है वो देनी होगी। अगर सरकार वक्फ से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी की मांग करती है
तो वक्फ को वो जानकारी सरकार को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, सरकार को देनी ही पड़ेगी। ये बात इस बिल में कही गई है। तो ये तमाम वो बड़े बदलाव हैं जिनका सीधे तौर पर हम देखें तो विरोध इस वक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही वक्फ बिल को लेकर कौन अपना कौन पर है वो भी आपको बता दें। जगदम्बिका पाल की तरफ से कहा गया है कि वक्फ बिल पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त विपक्ष की तरफ से, और ये तमाम सवाल इस वक्त विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जगदम्बिका पाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये बात कही, और साथ ही अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं और इस बिल को लेकर विरोध उन्होंने जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए है। ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं और तमाम चीजें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल असंवैधानिक है। असंवैधानिक इस बिल को बताया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से और लगातार इस बिल का विरोध वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारे देश के मुद्दे ऐसे हैं जिससे ध्यान भटकाने के लिए ये एजेंडा लाया जा रहा है। ये बात इस वक्त कही गई है प्रियंका की तरफ से। इसके अलावा अगर हम देखें तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग दलों की तरफ से सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सदन में कोई बिल संविधान के विरोध में नहीं आता है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि कोई भी बिल जो है वो संविधान के विरोध में नहीं है। रंजीत रंजन है, कांग्रेस की सांसद है, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बिल को चर्चा का हिस्सा बनने दीजिए, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। हालांकि आपको बता दें कि 8 घंटे का समय है जब इस पर चर्चा होगी आज संसद में, और उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही मोहसिन रजा और अवधेश प्रसाद ने इस बिल को लेकर के क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुनाते हैं। आज तमाम उन मुसलमानों के लिए, उन मुस्लिम परिवारों के लिए जिन्हें बहुत दिनों से उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ही कोई हमारे लिए कल्याण का काम कर सकती है, जिस तरह से हमारी ट्रिपल तलाक की बहनों को ट्रिपल तलाक से आज़ादी देने का काम किया, इसी तरह से ये वक्फ अधिनियम 2024 ये हमारे तमाम दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी खबर, और यूं कहना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी की तरफ से ये सबसे बड़ी ईदी होगी। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ की, इसको इसकी पर भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की और सरकार की नज़र ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है, इसको हथियाना चाहते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का स्टैंड इस बिल के खिलाफ स्टैंड क्लियर है। तो सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इसके साथ ही यासूफ अब्बास जो कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, साथ ही जावेद अली खान जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वक्फ को लेकर, वो आपको एक बार सुनाते हैं, फिर करेंगे इस पर चर्चा। जहाँ तक के बिल के विरोध की बात है, जो राजनीतिक दल कर रहे हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से जो विप जारी करके रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं। और मैं बाकायदा ये बात कहता हूँ कि देखिए, सत्ता की पार्टी है, पार्टी का सत्ता में पूरा पूर्ण बहुमत है हाउस के अंदर, लिहाजा जब पूर्ण बहुमत है तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर उधम चेकड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिल पूरी तरीके से पास हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि जो दल आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में जाने जाते हैं और वो अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने के लिए भी काफ़ी चिंतित रहते हैं, जैसे तेलुगु देशम पार्टी, एलजेपी या जेडीयू, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस संवेदनशील मामले पर, इस गैर कानूनी मामले पर, तरीके पर वो सरकार का साथ नहीं देंगे।
और इसके साथ ही एक ग्राफिक्स पर और नजर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि आखिर इस बिल को कब लाया गया और क्या कुछ इसकी पूरी टाइमलाइन रही, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल पिछले साल यानी कि 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में इस बिल को लाया गया था सबसे पहले, और उस दौरान भी काफी हंगामा देखने को मिला था। लेकिन फिर अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त को जेपीसी का गठन इस बिल को लेकर किया गया, ताकि इसमें अच्छे से चर्चा हो सके, पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी राय रख सके। सितंबर से लेकर दिसंबर 2024 तक लिखित सुझाव मिले और साथ ही ईमेल के जरिए भी कई सारे सुझाव आम जनता ने भी दिए। 27 जनवरी को जेपीसी की रिपोर्ट तैयार हुई, पूरा कई पन्नों की ये रिपोर्ट रही, जिसके बाद में 29 जनवरी को जेपीसी की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। जो जेपीसी की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई उसको मंजूरी मिली और 27 फरवरी को कैबिनेट की तरफ से इसकी मंजूरी दे दी गई है। और इस मंजूरी के बाद में अब आज यानी कि 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में इसको पेश किया जाएगा। तो ये थी पूरी टाइमलाइन, कब इसको लाया गया और क्या कुछ पूरा टाइमलाइन रही है। इसके साथ ही हमारे साथ में चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही संविधान विशेषज्ञ डी.के. दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं और विनाया भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे, आज 12 बजे का वो वक्त रहेगा जब इस बिल को पेश किया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं हंगामे के आसार आज सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं लोकसभा के अंदर। सहयोगी दल हैं कांग्रेस पार्टी के या फिर इस बिल के विरोध में खड़े हैं, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हम जानते हैं वो भी विरोध कर रही है। इस तरह से तमाम वो दल, टीएमसी वो विरोध कर रही है। तो जब लोकसभा में ये बिल रखा जाएगा, जिसमें हम देखते हैं कि 12 बजे के बाद किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री इस बिल को सदन के पटल पर रखेंगे। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, 5 घंटे एनडीए को मिला है, बाकी 3 घंटे विपक्षी दलों को। तो चर्चा होगी, लेकिन इस बीच विरोध हो सकता है, इसके संकेत मिले हैं और हो सकता है कि हंगामा भी हो, चूंकि जिस तरह से कल से हम देख रहे हैं कि विपक्षी दलों ने अपना रुख इस पर विरोध को लेकर बनाया हुआ है। इसमें अब सवाल ये उठता है कि आप बिल के किन प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। अब सत्ता पक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ की जमीनों के प्रबंधन में ज्यादा पारदर्शिता हो, उन जमीनों की आय का इस्तेमाल सही तरीके से गरीब मुसलमानों के हित में हो, या फिर जो अनावश्यक विवाद होते हैं, एक तरफा दावे जो होते हैं, केवल दावे के आधार पर वक्फ की जमीन बताने का एक जो विवाद चलता है वो खत्म क्यों ना हो। तो सवाल यह है कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति या फिर बरगलाने के लिए मुसलमानों को क्या ये विरोध विपक्षी दल कर रहे हैं। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है और इसीलिए बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती रही है और ये कांग्रेस पार्टी की उसी सोच को दर्शाता है। 2013 में जो उन्होंने संशोधन किया था, तब उन्हें याद नहीं आया था कि इस तरह के संशोधन से विवादों की बाढ़ आ जाएगी। जहां ट्रिब्यूनल को इतने अधिकार है, उसके बाद उससे अपील करने का अधिकार निचले स्तर पर कहीं नहीं दिया गया है। एक तरफा उसमें जो सदस्य हैं वो बायस्ड रहेंगे। तो ये सब का बात को क्यों नहीं ध्यान दिया गया था जब तमाम बदलाव किए गए थे, और जिसके विरोध में हम देख रहे हैं कि देश भर में तमाम आंदोलन हुए। बिल्कुल शैलेंद्र, तमाम आंदोलन भी हुए, लेकिन साथ ही अब जो विरोध किया जा रहा है उसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी के साथ विनाया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तिरुवनंतपुरम से। विनाया, अगर हम देखें तो कई सारी कम्युनिटी कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करती हुई नजर आनी है, इस बिल के सपोर्ट में, समर्थन में नजर आती है, खासतौर पर बिशप समुदाय की अगर हम बात करें तो। केरला का 2 प्रमुख ईसाई संगठन है, सीबीसीआई और केसीबीसी जी, दोनों ने केरला का 20 संसद है, 20 संसदों को अपील किया है कि आप लोगों को इसके पक्ष में, ये संशोधन के पक्ष में मतदान देना है और इस बिल को कानून बना के जितना ही समस्या केरला में अभी चल रहे हैं उसको समाधान करना है। मगर अभी क्या हुआ है कि कांग्रेस लोग है, कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक है ये ईसाई, मगर कांग्रेस ने ये पक्ष किया है कि वो लोग इसको विरोध करेंगे, और सीपीएम है वो अभी केरला में रूलिंग में है, वो लोग भी बोला है कि वो इनको विरोध करेंगे। और ये जो सीबीसीआई और केसीबीसी ये दोनों ये ईसाई संगठन ये भी बोला है कि अगर आप लोग हमारा बात नहीं माने तो नवंबर में यहाँ पंचायत इलेक्शन है और अगले साल असेंबली इलेक्शन में, ये दोनों इलेक्शन में, ये चुनाव में आप लोगों का इसका असर असली से मिल जाएगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो कुछ राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर विपक्षी राजनीतिक दल, वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास में विनाया वापस आएंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ में संविधान विशेषज्ञ डी.के. दुबे भी लगातार जुड़े हुए हैं। दुबे जी, अगर हम देखें तो विरोध
कई चीजों को लेकर हो रहा है। असंवैधानिक इस बिल को बताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो सीए जब लाया गया था तो उसका भी विरोध किया गया था, ट्रिपल तलाक का विरोध किया गया था, कई चीजों को लेकर। और अभी कुछ देर पहले किरण रिजिजू ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो बाद में पछताएंगे। ये बात किरण रिजिजू ने कही। देखिए, मजे की बात तो ये है कि संवैधानिक है कि नहीं है ये कौन तय करेगा? ये तो कोर्ट तय करेगा। आपके पास एक ऑप्शन है कोर्ट जाने का। जैसे ही बिल पास होता है आप कोर्ट के सामने जाकर ये कह सकते हैं संवैधानिक है कि असंवैधानिक। लीगल एक्सपर्ट उस पर बात करेंगे। जिसको संविधान का अनुच्छेद मालूम नहीं है वो अगर ये कहेगा कि भाई ये असंवैधानिक है, तो मुझे लगता है कि ये विरोध करने के नाम से विरोध है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। दूसरी बात जो आती है कि तर्क आपको क्लॉज बाय क्लॉज ये बताना चाहिए, क्योंकि कानून का मामला है और आप माननीय सांसद हैं जो देश के कानून बनाते हैं और देश को चलाते हैं। इस बिल को या किसी बिल को सरकार का बिल नहीं कहना चाहिए। ये कहना चाहिए कि बिल प्रेजेंट हुआ और संसद तय करेगी कि इस पर क्या रुख होगा। तो संसद में तो सभी आते हैं, सरकार भी आती है, विपक्ष भी आते हैं, जो भी हैं वो आते हैं और वहां पर अपनी बात तर्कपूर्वक रख सकते हैं। मुझे लगता है कि संसद का प्रयोग बहस के लिए होना चाहिए, ना कि देश को भड़काने के लिए। बाहर खड़े होकर अगर देश को भड़काएंगे, क्योंकि सारे लोग ये बात नहीं समझते कि वाकई में इसके प्रभाव क्या होंगे। आवश्यक नहीं है कि सारी आबादी इस बात से कन्विंस हो जाए, लेकिन आपके स्टेटमेंट से आबादी आगे बढ़ जाती है सोचकर कि हमारा नेता सही बता रहा होगा, जिससे अफरा तफरी देश में फैलती है। असंवैधानिक की बात जब कही जाती है कि असंवैधानिक, और कहा खास तौर से जा रहा आर्टिकल 25-26 के माध्यम से, तो ये दोनों ही प्रावधान ये कहते हैं कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ लॉ एंड एनफोर्समेंट इन इंडिया। भारत में जो कानून है, कानूनों के तहत आपको स्वतंत्रता है, कानून से परे स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए कानून ही अगर ये कह देंगे कि संविधान ये कहता है कि हमारे राइट छीने जा रहे हैं और कानून बता रहा है, तो कैसा असंवैधानिक है? ये भी बड़े भारी प्रश्न है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर कई सारे बिंदुओं को लेकर ये बात कही जा रही है और जिस तरीके से एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो भ्रम फैलाने की कोशिश लोगों के बीच में कर रहा है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।